प्रोफेसर शशि शेखर सिंह के पास आती हूँ उसी सवाल के साथ कि प्रोफेसर सिंह, क्या मध्यावधि चुनाव की तैयारी में अमित शाह और मोदी जी लगे हुए हैं, क्योंकि उनको लग रहा है कि अब और सेंटिमेंट ज्यादा बिगड़ेगा, जैसे जैसे समय बीतता जाएगा मुझे लग रहा है चीजें और उनके खिलाफ होती जाएंगी। तो क्या ये जो लोग स्पेकुलेट कर रहे हैं ये सही बात हो सकती है? और अगर आज चुनाव हुआ तो कितनी सीटों पर बीजेपी और एनडीए सिमटेगी? क्या एनडीए साथ में रहेगा, बट इंटैक्ट रहेगा, बीजेपी कहीं अकेली ना पड़ जाए? इस बारे इस समय सवाल सबके सामने आ रहे हैं। जी नमस्कार। देखिए, पहली बात यह है कि मध्यावधि चुनाव जब भी होते हैं तो जो सरकार में पार्टी या पार्टीज होती है वो इस बात का ध्यान रखती है कि अभी जो उपलब्धियां सरकार की हमने गिनाई है और उन उपलब्धियों का प्रभाव है, इसलिए यदि इस समय चुनाव करवाते हैं तो निस्संदेह उसका फायदा जो है सरकारी पक्ष को मिल जाएगा। अब याद कीजिए 1971 में इंदिरा जी ने पहला मध्यावधि चुनाव हुआ था और आप जानते हैं कि 67 में कांग्रेस को बड़ी अच्छी सफलता नहीं मिल पाई थी गैर कांग्रेसवाद के कारण। लेकिन उस बीच और उसके बाद जो उन्होंने कई ऐसी पॉलिसीज बनाई, ऐसे नारे भी आए, और खास करके बैंकों का राष्ट्रीयकरण, माइंस का राष्ट्रीयकरण, प्रिवी पर्स का एवोल्यूशन, तमाम ऐसे फैसले थे जो, और गरीबी हटाओ का नारा फिर आया। तो उससे जनता में और खास करके जो है आम जनता में जो है इंदिरा की एक प्रकार से जो है बहुत अच्छी छवि बनी, लहर जैसी स्थिति बनी। और उन्होंने 71 में आप जानते हैं कि चुनाव कराया और 67 के तमाम उन नुकसान को किनारे करते हुए कितनी बड़ी मैसिव विक्ट्री उन्होंने प्राप्त की। तो इसका कारण ये होता है कि ये एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है। क्या मोदी जी के पक्ष में इस तरह का माहौल है? क्या कहीं कोई माहौल नहीं है। तो इसका अर्थ ये होता है वो खतरे क्यों उठाएंगे। मैं कल्पना करके आपको बताना चाहता हूं कि यदि मध्यावधि चुनाव करा दिया जाए और मोदी जी की और बीजेपी की हार हो गई तो फिर 2-2.5 साल जो और मौज कर सकते थे, कुछ जो छोटे मोटे देश बचे होंगे, मोदी जी वहां भ्रमण कर पाएंगे क्या? वो कर लेंगे ना। तो जो 2.5 साल बचे हैं ऊपर, उसमें वो देश को भी घूमना है, उनको तमाम तरह के रात में दिन में जग करके रील बनाने हैं, वो नाटक करना है। तो मुझे नहीं लगता मध्यावधि चुनाव को मैं इस आधार पर कतई रूल आउट करता हूं। लेकिन एक दूसरा फैक्टर है जो आप लीगल फैक्टर है। देखिए, 23 में ऑलरेडी जो है महिला आरक्षण बिल पास हो चुका है और महिला आरक्षण बिल को उन्होंने भविष्य के लिए टाल दिया था, फिर उन्होंने डिलिमिटेशन से लिंक कर दिया और तमाम सारी बातें हैं। तो सवाल है कि डिलिमिटेशन तो हुआ नहीं है, तो महिला बिल क्या वो अभी देने के लिए तैयार हैं क्या? अगर आज मध्यावधि चुनाव हो जाए तो महिला बिल का क्या होगा? फिर वो जनता के सामने महिलाओं को जो ठगने की उनकी प्रवृत्ति है, वो नारी शक्ति बंधन और वगैरह, महिलाएं कहेंगे अरे मध्यावधि अगर अब तुम अभी कराओगे तो फिर तो 5 साल के लिए तो हम फिर आरक्षण से वंचित रहेंगे। तो और दूसरी तरफ अगर वो कहें कि नहीं जी महिलाओं का वोट लेने के लिए अभी लागू कर देते हैं, तो उनके जो पुरुष हैं भारतीय जनता पार्टी और तमाम, वो तो उनका गर्दा बना देंगे। अच्छा हमारा क्या होगा है? हम कहाँ जाएंगे? 33% अगर महिलाएं जाएंगे, अभी 10 to 11% है करीब, तो मेरा क्या होगा? तो मुझे लगता है वो भयगति सांप छुछुंदर की स्थिति है उनकी। महिलाएं कहें कि ये ठगने का जो तुम्हारा काम है ना, वो अब नहीं चलने वाला। दूसरी तरफ वो पुरुष जो उनके पीछे टिकट के लिए, मंत्री पद के लिए जो पागलों की तरह लगे रहते हैं, क्या वो इसकी इजाजत देंगे क्या? तो मुझे लगता है कि उनकी कोशिश यही है कि डिलिमिटेशन किसी तरह से हो जाए, सीट बढ़ जाए, महिलाओं को जाएगा तो महिलाओं का भी फायदा लेंगे, और जो जो ये हिंदी स्पीकिंग बेल्ट हैं वहां पे जो जिस प्रकार के वो नफरत और हिंदू मुसलमान की राजनीति के बल पे शायद वो सीट को मैनेज कर पाएंगे, वरना उनकी जीतने की कोई संभावना ऐसे भी भविष्य में नहीं बननी है। तो मैं जो आपसे कहना चाह रहा हूं कि इस बात को भी ध्यान रखें। तो इसका ये परिस्थिति को आपको हमेशा ध्यान रखने की जरूरत है। अब एक जो सवाल फिर इंपॉर्टेंट है कि अभी युवा का जो आंदोलन, पहले से आक्रोश बहुत है, ये मत समझिए कि युवाओं का आंदोलन यूं ही फूट पड़ा ज्वालामुखी की तरह। आक्रोश बहुत था क्योंकि लगातार थकते जा रहे हैं। 19 में कैसे इन्होंने जो है आप जानते हैं पुलवामा करा करके या जो भी है, वो आज तक इसकी जानकारी किसी को नहीं मिली। मैं कल जम्मू में था। जम्मू में 5 अगस्त को हमेशा
2019 के 370 को जिस तरह से वापस लिया, स्टेटहुड को खत्म किया गया, उसको लेकर के ब्लैक डे वो मना रहे थे। और कई सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन, जम्मू में उस पर कार्यक्रम हुआ था और मैं वहां गया था, जो है तमाम सिविल सोसाइटी के लोग आए थे और पुलिस ने बहुत रोकने की कोशिश की कि मीटिंग नहीं हो, लेकिन लोगों ने कहा हम तो मीटिंग करेंगे। और उसमें सभी तरह के लोग, हिंदुओं के भी सभी सेक्शंस के लोग थे, क्रिश्चियन थे, जितने भी मुसलमान थे और तमाम लोग जो हैं। और फिर वो करीब 4 घंटे वो मीटिंग चली और स्टेटहुड का डिमांड और रेस्टोरेशन ऑफ जो है वो। तो मैं जो कर रहा हूँ कि वहां उसके बाद में कुछ जगहों पे गया, कई जगहों पे जहां साथी ले गए, एक भी व्यक्ति हमें वहां नहीं मिला जो लगातार वो बातचीत कर रहे थे, जो कि मोदी के पक्ष में अब बोले। कहा नहीं, वो गया, मोदी ने पूरे देश के साथ जो कुछ किया। इसका मतलब है कि मूड ऑफ द नेशन ये है, अब युवाओं ने लोगों के मन के उस क्रोध को भी और उस डर को भी निकाल दिया कि अब हम तुमसे नहीं डरेंगे, बहुत हो गया तुमने डरा दिया। तो मुझे लगता है कि ये सारी स्थिति, ये जम्मू की बात मैं बता रहा था, मैं कश्मीर की बात नहीं कर रहा हूँ। जम्मू तो आप जानते हैं कि हिंदू डोमिनेटेड है, वहां सिख भी बहुत हैं सारे, तो मैं उसकी बातें कर रहा हूं। इसका अर्थ ये होता है कि मूड ऑफ द नेशन जो है, और जैसा कि हमारे कुछ पैनलिस्ट ने कहा भी, अनिल जी ने भी कहा, बांकीपुर और दतिया में जो कुछ हुआ है वो तो मूड ऑफ द नेशन का एक इंडिकेटर है, स्मॉल इंडिकेटर है। और ये मैं कतई नहीं मानता कि बाय इलेक्शन में वो ताकत नहीं लगाते हैं। अरे क्या भारतीय जनता पार्टी को चुनाव हारना चाहती है क्या, ताकि वो डंके के चोट पे ये कस के देखे साहब जनता मुझे कितना चाहती है। वहां बिहार में भी, बांकीपुर में, ये सम्राट चौधरी और तमाम लोग, तमाम 40-40 से अधिक जो है उनके स्टार प्रचारक और सबने अपनी सब कुछ झोंक दिया था, और तमाम वो हिंदू मुसलमान के कार्ड और वो सब के लिए। तो मैं ये कतई नहीं मानिए कि भारतीय जनता पार्टी कोई चुनाव इसलिए हार गई कि उनके लोग जो है सक्रिय, या वो जीतना नहीं चाहते। अरे कमाल के, सत्ता के इतने भूखे हैं कि ये जो है जितना खाएंगे फिर उसको और कहेंगे और कुछ दिन मिल जाए। 2047 का सपना देखने वाला ये मोदी एंड कंपनी जो है। तो मुझे लगता है इस, आपका क्या आकलन है कि आज चुनाव होता है तो तो यही में मूड ऑफ द नेशन यही है कि युवाओं ने पूरे देश में इनके खिलाफ एक माहौल बना दिया है, और इस माहौल के कारण जो है, और उसकी बांकीपुर और दतिया में, अब गुजरात को मत भूलिए, 2 कैंडिडेट से वो अलग बात है, लेकिन मार्जिन तो देख लीजिए कि उस सीट पे कितने मार्जिन से बीजेपी जीती थी और वो मार्जिन कहाँ आ गया। इसका मतलब है कि लगातार जो है भारतीय जनता पार्टी के विपक्ष में जनता का मूड है, और इसीलिए इनके गोदी मीडिया वाले और तमाम जो इनके चाटुकार पत्रकार हैं वो मूड ऑफ द नेशन का सर्वे कराने की हिमाकत कर पाएंगे क्या? क्या करेंगे वो? इसे इस प्रकार की वो कोई कोशिश नहीं करेंगे। अब रही बात, जब मूड ऑफ द नेशन ये है तो चुनाव होगा तो 79 सीट की बेईमानी करने वाला भारतीय जनता पार्टी जो 240 पे है, उसमें माइनस कीजिए 79 सीट, इंक्लूडिंग बनारस को भी माइनस कीजिए, क्योंकि बनारस में 5 से 6 दिन में वहां हम लोग रहे और उसको समझने की कोशिश कर रहे थे। इसका अर्थ ये होता है कि इनके सीट, अगर आप उसको आज चुनाव कराएंगे, निसंदेह मैं मानता हूं कि बीजेपी की संख्या 100 से अधिक क्रॉस नहीं करेंगी। एक बात को और याद रखिए, जब मूड ऑफ द नेशन बदल जाता है ना, तो इंदिरा जी 9 राज्यों में 1 सीट नहीं जीत पाई थी। ये इसी देश की जनता ने किया था ना, जिसने इंदिरा को 71 में, आप जानते हैं कि दुर्गा चंडी क्या क्या कह करके और उनको कितनी मैसिव विक्ट्री दी थी। तो और आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। लेकिन जनता, अगर मूड ऑफ द नेशन बदल जाए, और खास करके वो भी युवाओं का आंदोलन था, ये भी युवाओं ने शुरुआत की, और युवाओं ने उनको औकात इनकी दिखा दी कि तुमको तो जवाबदेह बनाएंगे। और अब देख लीजिए उसका असर, प्रधानमंत्री और अमित शाह, अब तक तो प्रधानमंत्री गायब रहते थे क्योंकि वो क्या करेंगे, उनके पास घूमने और मौज करने के सिवा कोई काम नहीं है, चुनाव में कैंपेन करने के लिए। अमित शाह भी क्यों नहीं जा रहे हैं संसद, ये सवाल तो पूछे। ये वोट ऑफ द पार्लियामेंट भी है, नंबर भी आपके पक्ष में है, लेकिन विपक्ष के लगातार प्रहार का सामना करने के लिए आप तैयार नहीं है, क्योंकि आपकी वो क्षमता खत्म हो गई है। क्या बोलेंगे? और मंदिर चोरी बहुत मायने रखता है, मंदिर में जो धान की चोरी है उससे आप इनकार नहीं कर सकते हैं।